हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपेंस। इससे पहले बच्चों आपने बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के वॉर के बारे में पढ़ा है, जो कि 1757 में वॉर हुआ था। उसके बाद आपने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कि 1764 में आप जो है मीर कासिम, जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, इनको भी हरा दिया जाता है। अब बच्चों हमने कंपनी रूल एक्सपेंस की बात करनी। कंपनी कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ द कंपनी ऑफ Britishers, and they were just came to India to trade only, but in the Bengal they won the two wars, and then they started the different type of activities. The activities was political, diplomatical and commercial, and they tried to expand their territory or their region. The only aim to get relaxation in trade and to get the free trade, and then they can एक्सपोर्ट द गुड्स ऑफ इंडिया टू यूरोप। यानी कि कंपनी क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि भारत में जो है उनको गुड्स मिलते रहें, उनका एरिया एक्सपेंड होता रहे और उनको कोई चैलेंज भी ना करे। दो लड़ाइयाँ वो जीत चुके हैं इंडिया में। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं। जो प्रोसेस है बच्चों 1757 टू 1857 का इंडिया में, आपको पता है इंडिया कितना बड़ा कंट्री। देखिए पूरा भारत जो है बहुत बड़ा था। इंडिया के अंदर बंगाल में जब इन्होंने बंगाल में 2 वॉर्स के बाद ऑक्यूपाई इन्होंने कर लिया ब्रिटिशर्स ने, तो पूरा का पूरा जो इंडिया है, इंडिया में अलग अलग रीजनल स्टेट्स हैं। आपने 7th क्लास में लास्ट चैप्टर पढ़ा हुआ रीजनल स्टेट्स का या क्षेत्रीय राज्य का, जिसमें आपने देखा कि आपका महाराष्ट्र हो गए, वहाँ मराठे थे, राजस्थान में राजपूत थे, हैदराबाद में निज़ाम हो गए, लखनऊ में नवाब हो गए। ये अलग अलग बहुत सारे रीजनल स्टेट्स पूरे के पूरे भारत में थे बच्चों। ठीक है, लेकिन 1757 से लेकर 1857 तक ये अंग्रेज 100 साल में इतना कुछ जीत जाते हैं बच्चों, ये बंगाल से लेकर इनका एक्सपेंशन जो रूल हो जाता है पूरे इंडिया में हो जाता है। नहीं कहते हम भारत वाले अंग्रेजों गुलाम थे, आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अंग्रेजों का गुलाम था। तो ये कैसे होता है कि इतने कम अंग्रेज, इतने यूरोपियंस जो इतने कम थे, कंपनी जो थी बंगाल से होते होते पूरा का पूरा एरिया जो कंप्लीटली इंडिया को कैप्चर कर लेती है 1857 तक। इसी पे हम बात करेंगे। तो बच्चों इसका सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पर अडॉप्ट किया था, दे डिड नॉट अटैक डायरेक्टली ऑन एनी इंडियन किंगडम और एनी अननोन टेरिटरी। अननोन टेरिटरी मिलिट्री अटैक, यानी कि जो बच्चों ये जो अंग्रेज हैं, ये मान लीजिए अंग्रेज है, ये इंग्लैंड से आया, इसने कभी भी जो इंडिया के अलग अलग राजा हैं, बहुत सारे राजा हो सकते हैं छोटे छोटे, इसने कभी भी अटैक किया ही नहीं डायरेक्टली कभी भी किसी किंगडम पर। यानी जो पूरा जो इंडिया है, इसके छोटे छोटे स्टेट्स हैं, कभी बंगाल से अटैक किया ही नहीं सीधे। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था अगर हम डायरेक्टली अटैक करेंगे तो हमको उनसे लड़ना पड़ेगा और हम पावरफुल इतने हैं नहीं, और अगर ये एक हो गए सारे इंडियन की रीजनल स्टेट्स हैं तो हमको तो हरा देंगे। तो कुल मिलाकर लड़ना वो चाहते ही नहीं थे, बिकॉज दे वर वेरी फार फ्रॉम देयर होमलैंड। वो अपने घर से बहुत दूर थे और इतनी मिलिट्री पावर उनकी तब भी थी नहीं। तो अब उन्होंने क्या किया? तो इतने बड़े इंडिया को कैप्चर करने के लिए 1757 से लेकर के 1857 तक जो है ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, और इसे बोलते हैं बच्चों माइंड गेम, दिमाग का खेल। या इसको मैं सीधे से आपको कहूँ तो इसे कहते हैं उनके दे अडॉप्टेड द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स टू एनेक्स द इंडियन रीजनल स्टेट्स, the princely states of India, the kingdoms of India. They used the various methods, and their various methods are the political methods, इकोनॉमिकल मेथड्स एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स। यानी कि पॉलिटिकल मेथड्स को बोलते हैं बच्चों राजनीतिक तरीका, इकोनॉमिक को बोलते हैं आर्थिक तरीका, डिप्लोमेटिक को बोलते हैं कूटनीतिक तरीका। राजनीतिक तरीके का मतलब होता है बच्चों किसी रीजनल स्टेट के साथ बातचीत कर ली कि मान लीजिए देखिए जी आपको हम घोड़े देंगे, आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, आपको हम फैसिलिटी देंगे, ट्रेनिंग देंगे, गन्स भी दे सकते हैं, आपकी हम डिफेंड भी करेंगे, आप लोग हमारे साथ पॉलिटिकल रिलेशन बनाइए, किसी रीजनल स्टेट से इन्होंने कह दिया। और लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको किसी और के साथ ट्रीटी नहीं करनी है, ट्रेड नहीं कर रहा है। तो इन्होंने क्या कर दिया, दो जो लोग हैं रीजनल स्टेट्स, उनके बीच में दुश्मनी का फ़ायदा उठाते हुए खुद एक से दोस्ती कर ली। इससे बोलते हैं एक तो पॉलिटिकल रिलेशन बना दिए, और डिप्लोमेटिक भी कह सकते हैं, कूटनीतिक मतलब दिमाग करना, सब ये माइंड गेम से करना। इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब है जब ट्रेड किसी एरिया के साथ करने लगते थे इंडियन स्टेट में ये, तो धीरे धीरे ट्रेड करते करते सोचते थे कि यार ये कर्जे में आ जाए, इसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम कोई बहाना बनाकर इसको ऑक्यूपाई करके इस पर कब्जा कर लेंगे अंग्रेज। ठीक है, यूरोपियंस। ठीक है, तो आपको फिलहाल तो इतना ही लिखना है, दे यूज द 3 मेथड्स टू कैप्चर द इंडियन टेरिटरीज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक। ठीक है, तो ये एनेक्स करना है अगर इंडिया को, ऐसी पॉलिसीज उन्होंने अपनाई थी। तो पहली पॉलिसी भी हम बात करते हैं, ये पॉलिटिकल पॉलिसी है या डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, आपको ध्यान देना है। बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, यू नो द बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था एंड मीर कासिम वाज डिफीटेड। मीर कासिम मीर जाफ़र के बाद नवाब बने थे बंगाल के, बट मीर कासिम वाज वेरी एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने कहा जी ये ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में जो टिके हुए हैं, ये भैया बंगाल में है, इनको तो हराना है, तो
अपनी आर्मी को मजबूत करेंगे। आखिरकार जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है जिसमें मीर कासिम को हरा देते हैं ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसके बाद क्या होता है, जो कंपनी होती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो पावरफुल हो जाती है और पूरा बंगाल उसका हो जाता है, वो नवाब बन जाते हैं बंगाल के। ठीक, तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि पूरे के पूरे यहाँ से हो गया बंगाल, पूरे के पूरे इंडिया में जो छोटे छोटे जो रीजनल स्टेट्स हैं जिनके साथ उनकी बात होती है वहाँ पर अपने अपने रेजिडेंट बिठा देती है। रेजिडेंट, अब रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट वाज द पर्सन और द रिप्रेजेंटेटिव कमर्शियली एंड पॉलिटिकली ही रिप्रेजेंट्स द कंपनी इन अदर किंगडम। यानी रेजिडेंट वो आदमी था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से भेजा, कहाँ? दूसरे किंगडम में। दूसरा किंगडम मतलब राजा के किंगडम भेज दिया, और राजा के पास उसके दरबार में ही ये बैठेगा। कौन बैठेगा? रेजिडेंट। और रिप्रेजेंट किसको कर रहा है वो? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो रेजिडेंट वाज द पर्सन हु रिप्रेजेंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी in the kingdom of Nawab and king or in the regional states of India, and he was completely faithful to the East India Company, and after that he also tried always to defend the rights of East India Company, and he has to just always try to increase the benefits of the company। ठीक है, तो यानी रेजिडेंट वो आदमी होता था जो किसी भी भारतीय राजा के दरबार में बैठता था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भेजते थे, और वो रेजिडेंट उसी दरबार में रहता था, लेकिन उसकी पूरी की पूरी फेथफुलनेस जो होती थी वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये जो रेजिडेंट होता था बाद में धीरे धीरे करके इंटरफेयर करने लग गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो रेजिडेंट होता था धीरे धीरे कंपनी जो होता क्या था, फिर धीरे धीरे करके ये रेजिडेंट हो गया, ये कंपनी के ऑफिशियल्स हो गए। बाद में धीरे धीरे करके जो रीजनल स्टेट्स होते थे उनके पॉलिटिकल मामलों में अफेयर उसमें जो है इंटरफेयर करते थे, दखल देने लगते थे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश ये यूपी हो गया, इसको पहले अवध कहते थे। यहाँ पर एक नवाब होते थे, उन नवाब का नाम था वाजिद अली शाह एक नवाब थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो रेजिडेंट था परमानेंटली यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से यहाँ भेजा हुआ था, और रेजिडेंट क्या करता था, नवाब के साथ बात करता था कि आप कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जो अगेंस्ट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते थे किसी भी किंगडम के राजा पर कि वो कंपनी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, कंपनी के खिलाफ लड़ेगा नहीं, और किसी और किंगडम के साथ दोस्ती नहीं करेंगे जब तक यहाँ से कंपनी नहीं बोल देती है। ये प्रॉपर रेजिडेंट काम करते थे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से वो ये डिसाइड भी करने लग गए थे कंपनी की ऑफिसर रेजिडेंट के थ्रू कि कौन जो है गद्दी पे बैठेगा, कौन राजा बने, यानी हु विल बी द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, who will be appointed as in the administrative post, that all will be decided by the resident, and resident is appointed by the East India Company. So this was the system, political system adopted by the East India Company to expand their एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंड देयर रूल और टेरिटरी। ठीक है, इतना उन्होंने कर दिया। एक दूसरी पॉलिसी बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाई थी, और ज़बरदस्त ये पॉलिसी इसको कहा जाता है, और इस पॉलिसी का नाम है बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सब्सिडियरी अलायंस। लाइफ टाइम आपको याद रखना है, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि इसको बोलते हैं बच्चों। अब मैं सहायक संधि की डेफिनेशन आपको बताऊँगा। सहायक संधि क्या होती है बच्चों? सहायक संधि क्या होती है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा इंडिया है, ठीक, और यहाँ पर ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है पूरी की पूरी। अब सहायक संधि में क्या होता था, या इसमें क्या होता था कि जिस भी ये मान लीजिए रीजनल स्टेट्स इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में क्या होता था कि अब उसमें ये जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस रीजनल स्टेट्स को एक तरह का एश्योरेंस देगी कि यू विल नॉट मेंटेन योर इंडिपेंडेंट आर्मी, आप अपनी फ्री आर्मी नहीं रखेंगे, और आपको जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंपनी है वो आर्मी देगी, या कि आपकी आर्मी नहीं होगी। ठीक है, वी विल डिफेंड यू बट यू विल नॉट हैव योर आर्मी। दूसरा जो है, जो आर्मी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, द किंग विल पे फॉर हिम फॉर द आर्मी, यानी कि राजा जो है जिसके डिफेंड के लिए हम आर्मी रखेंगे पैसा वही राजा देगा। इफ़ द किंग विल नॉट पे द मनी टू द फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, लेकिन यदि वो जो राजा है वो कंपनी की सेना के लिए पेमेंट नहीं करता है, जो उसी की डिफेंड के लिए आर्मी रखी है किंग ने, पेमेंट नहीं करता है, तो वी विल जस्ट कैप्चर योर लैंड, वी विल
जस्ट एनेक्स योर लैंड। ये क्या था? ये था आपका जिसको कहते हैं हम सहायक संधि, या फिर जिसको कहते हैं हम सब्सिडरी अलायंस। मैं इसकी डेफिनेशन आपको लास्ट में बता दूंगा। ये लॉर्ड वेलेजली एक थे, एक पर्सन थे लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली ने इनेक्ट किया था 1798 में सब्सिडरी अलायंस को, ठीक है। तो ये रिजर्व वेलेजली हो गए, ठीक। इसी तरह से हम बात कर रहे थे, ये आपका जो यूपी है, यूपी को बोलते थे पहले अवध। क्या बोलते थे? अवध। तो ये यूपी का जो अवध है, इस पर इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलायंस का मतलब सब्सिडरी अलायंस जो है इम्पोज किया था। और ये इम्पोज किया था 1801 में। और जो नवाब था उसको कहा गया, जी आप तो मेंटेन करने के लिए आर्मी को कुछ दे भी नहीं पा रहे हो, तो आपको आधा जो अवध है हमको देना पड़ेगा। तो एनेक्स करने का बहुत बढ़िया मेथड जो है ब्रिटिशर्स ने अपने लिए अडॉप्ट किया था। तो कुल मिला के इसी तरह से बाद में बच्चों आपने सुना होगा, इंडिया में एक आज भी एक सिटी है, वो है हैदराबाद। हैदराबाद का एक बहुत बड़ा रीज़न पहले हुआ था और इसको कहते थे बच्चों हैदराबाद या हैदराबाद किंगडम था। और यहाँ पर भी रूल करता था कौन? नवाब। तो यहाँ पर भी जो है इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक रेजिडेंट भी अपॉइंट किया था और इनके साथ एक जो है सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि भी की थी। जब यहाँ पर जो हैदराबाद का निज़ाम भी मेंटेनेंस की कॉस्ट आर्मी के लिए नहीं दे पाया, जिसको बोलते हैं हम कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी इनके पास इनकी सेफ्टी के लिए रहती थी, डिफेंड करने के लिए मनी नहीं दे पाया, तो उसका भी जो है उन्होंने क्या किया, जो एम्पायर या किंगडम है उसके काफ़ी सारे एरियाज़ को छीन लिया गया, छोटा कर दिया हैदराबाद को। तो कम्प्लीटली ये जो जितनी भी मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो करती थी, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते थे ये लोग, और किसी भी तरह से किसी भी एरिया को इनका छीनना एकमात्र टारगेट होता था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इससे बताता हूँ जो आपको याद रखने, जो डेफिनेशन आपकी बनेगी। पहला बनता है कि हु इज़ कॉल्ड द रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन होता है? तो रेजिडेंट इज़ द पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी in any Indian kingdom and any Indian regional states, and he was the commercial and political representative of the East India Company. Second question, what do you understand by the subsidiary alliance? Subsidiary alliance was the system which was formed by the East India Company. In this method, they impose these subsidiary alliance to the regional states of India, and which regional states or any regional states if agreed on this settlement or this type of agreement, then they have no right to maintain their free army or free military. They have to be protected by the army of British East India Company, and British East India Company had to pay, British East India Company's army had to pay by the army of that particular regional states. If any ruler of any regional states unable to fulfill the needs or fulfill the money for maintenance of that particular army, then the company annexed or captured that particular part of land of that particular रीजनल स्टेट्स। यानी कि सहायक संधि वो व्यवस्था है जिसमें कि अंग्रेज़ों ने इसको ईजाद किया था या उसका आविष्कार किया था, जिसमें कि किसी भी भारतीय राज्य के साथ एक संधि की जाती थी, जिसमें कि वो लोग क्या करते थे, ठीक है।